हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने बात करी थी वेस्टेज फॉर्मूला को फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट करा था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमैन प्रेडिक्शन फॉर्मूला को फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना। तो आज का हमारा हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रेडिक्शन फॉर्मूला इनटू फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला। अब आपको याद होगा कि अगर मॉलिक्यूल हमें इस टाइप से दे रखा होता है तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये होता है न्यूमैन प्रेडिक्शन फॉर्मूला। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो इसमें तुम्हें याद है कि ये वाला जो होता है पॉइंट होता है, ये किसको शो करता है? फ्रंट कार्बन को शो करता है। और जो सर्कल होता है ये सर्कल शो करता है बैक कार्बन को, पीछे वाले कार्बन को। ठीक है, और फ्रंट कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल होता है या डबल होता है? ये हमको इस फ्रंट कार्बन पर देखो कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 वैलेंसी होता है, ये तुम्हें पता है। तो इस फ्रंट कार्बन से एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ COOH जुड़ा है और एक तरफ OH जुड़ा है। 3 समूह जुड़े हुए हैं। तो मतलब इसके 3 वैलेंसी तो यहां पर काम आ गई, तो 1 वैलेंसी बची। इसका मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो चलो ये तो हुआ न्यूमैन प्रेडिक्शन फॉर्मूला, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखो इस केस में इसमें किरेल कार्बन कितने हैं? एक किरेल कार्बन तो ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन भी किरेल है। क्यों किरेल है? क्योंकि इस कार्बन से ये H जुड़ा हुआ है। देखो फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? OH, COOH और एक H, ये 3 समूह जुड़े हुए हैं। और एक कौन जुड़ा हुआ है? पीछे वाला कार्बन। तो चारों समूह अलग अलग हुए, तो ये कार्बन किरेल है। सर्कल की बात करें तो सर्कल से भी जुड़ने वाले सारे समूह अलग अलग है। तो सर्कल वाला जो कार्बन है वो भी किरेल है। तो यहां पर अगर आप देखें, इसका अगर मैं फिशर बनाना चाहूं तो बताइए कैसे फिशर बनेगा? 2 किरेल कार्बन है, और अगर 2 किरेल कार्बन होता है तो बनने वाला फिशर ऐसा होगा। एक वर्टिकल लाइन होगी और 2 हॉरिजॉन्टल होगी। और तुम्हें याद होगा कि अगर ये फिशर होता है तो इस फिशर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल ग्रुप कैसे दिखने चाहिए? अबव दी प्लेन दिखने चाहिए। और वर्टिकल वाले कैसे दिखने चाहिए? बिलो दी प्लेन दिखने चाहिए। आई बात समझ में? अब यहां पर देखो, इस मॉलिक्यूल को हम यहां से देख रहे हैं, इसके एक तरफ से देख रहे हैं, तो हमें ये ऐसा नजर आ रहा है। अब हम इस मॉलिक्यूल को कहां से और कैसे देखें कि हमें ये ऐसे नजर आए कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप हैं वो अबव दी प्लेन नजर आए और वर्टिकल वाले बिलो दी प्लेन नजर आए। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें इस मॉडल से बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर ये तुम्हें ऐसा फिशर, ये तो एक मॉलिक्यूल है, इसका तुमने न्यूमैन बनाना है। तो न्यूमैन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसके इधर साइड में आना पड़ेगा। इधर साइड से तुम्हें इसका न्यूमैन प्रेडिक्शन बनाना होगा। या चलो मैं इसको तुम्हारी तरफ ऐसे कर देता हूं। ये मैंने तुम्हें इसको ऐसे बना दिया। अब देखो वहां से तुम्हें ये वाला कार्बन नजर आ रहा है और ये वाला कार्बन उसके पीछे ढक गया, छुप गया। तो ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर एक Y बन रहा है, ये एक Y बन रहा है, सीधा Y। और पीछे भी एक Y बन रहा है, ये भी सीधा Y है। मतलब ये Y और इस Y के बीच में थीटा कितना? 0। तो ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन हुआ, ग्रसित रूप हुआ। ठीक है, अब इसको हम कहां से और कैसे देखें समझना। तो मैं इसको ऐसे करता हूं। देखो ये मैंने यहां पर, मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है। ये जो व्हाइट कलर की इसकी कैप है, मान के चलो कि ये इसका सर है, हेड है, और ये वाला पोर्शन इसके पैर हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये ऑब्जर्वर है, ये इस मॉलिक्यूल के सामने ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे लेट जाए, इस तरह से लेटे कि जिसको पैर है, इसके पैर जो है ये फ्रंट कार्बन के ऊपर है और जो सर है वो पीछे वाले कार्बन के ऊपर है। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो इसको, ये मॉलिक्यूल कैसा नजर आ रहा होगा? सोचो, मतलब ये दोनों तो इसको अबव दी प्लेन नजर आ रहे होंगे, ये दोनों भी इसको अबव दी प्लेन नजर आ रहे होंगे यहां से, और ये दोनों जो हैं ये इसको बिलो दी प्लेन नजर आ रहे होंगे। या यूं कहें कि ये ऑब्जर्वर अगर ऐसे सीधा हो जाए तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे सीधा कर दो। फ्रंट वाले कार्बन को, अगर दोनों सीधे Y हैं तो फ्रंट वाले कार्बन को नीचे ले आओ।
अब देखो, अब तुम्हें लगेगा कि ये दोनों अबाव है, ये वाला भी अबाव है, ये वाला भी हॉरिजॉन्टली अबाव है, और ये दोनों कैसे हो गए बिलो। अब आप इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तो देखो आप परफेक्टली ये हमें फिशर में नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो बस हम इसका इमेज बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें करना क्या है कि ये जो नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 2 कार्बन है, क्या करो, नंबर 1 कार्बन को ये वाला बना दो और ये नंबर 2 बना दो, बस बात खत्म। अब 1 नंबर पर लेफ्ट में कौन जुड़ा हुआ है, H, तो यहां पर H होगा। राइट में कौन है, OH, तो राइट में OH होगा। अच्छा, सेकेंड नंबर कार्बन कौन सा है, पीछे वाला कार्बन है, तो पीछे वाले कार्बन से लेफ्ट में कौन है, D है, और राइट में पीछे वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, Cl। और 2 नंबर पर बैक में कौन नजर आएगा, 2 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहां CH3 होगा और यहां पर COOH आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर दोनों सीधे Y हैं तो जो फ्रंट कार्बन है उसको नीचे वाला कार्बन बना दो, बस। और अब बस ठीक है, ये फिशर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, और वर्टिकल वाले बिलो द प्लेन है। तो बस इसको प्रिंट कर दो, यहां बना CH3, ये COOH, यहां पर D, यहां पर H, यहां Cl और यहां पे OH, ऐसे इसका फिशर बन जाएगा, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल था। अब आते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल। ये दे रखा है, अब इसमें देखो यहां पर ग्रुप हम ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर CHO दे रखा है, यहां पर HCl दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसके पीछे की तरफ मान लीजिए यहां पर H लिखा हुआ है, यहां पर OH लिखा है पीछे, और यहां पर CH3 लिखा हुआ है। अब देखो, पहले बताओ ये कौन सा ग्रुप है, ग्रसित ग्रुप है या स्टैगर्ड ग्रुप है, बताओ। तो ये तो तुम्हें पता है कि ये यहां पर ग्रसित ग्रुप है, और फिशर ग्रसित का ही बनता है, स्टैगर्ड का फिशर नहीं बनता है। तो ठीक है, अब क्या करें, इसमें हमने माना यहां पे ये फ्रंट कार्बन नंबर 1 है और ये बैक कार्बन नंबर 2 है। अब ऑब्जर्वर को लेकर आओ, बताइए ऑब्जर्वर इसको कैसे देखे। फिर से मैं मॉलिक्यूल लेकर आता हूं। देखो, यहां पर इस कार्बन पर Y कौन सा बना रखा है, उल्टा Y बन रहा है, पीछे वाले पर भी उल्टा Y बन रहा है। तो ये अगर मैं ऐसे दिखाता हूं तो आपको ये सीधा Y नजर आ रहा है, बट अगर ऐसे कर दूं तो आप देखो ये उल्टा Y हो गया, ठीक है। अब ऑब्जर्वर इस मॉलिक्यूल को कैसे दिखे कि, यार इसको यूं भी कर सकते हो कि ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये जो फ्रंट कार्बन है, इस फ्रंट कार्बन को आप क्या करो, ऐसे सीधा कर दो, तुम्हारे सामने कर दिया सीधा। तो देखो, हॉरिजॉन्टल वाले दोनों अबव द प्लेन हो गए, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये दोनों अबव द प्लेन हो गए, ये दोनों भी अबव द प्लेन हो गए, और ये दोनों बिलो द प्लेन हो गए, बोलो। और इसको ऐसे स्ट्रेच करके देखो तो आपको ये फिशर की कंडीशन को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। कई बार समझ में। तो क्या करेंगे, अगर यहां पर ऐसे देखो, एक सेकेंड, ये वाला जो है ये उल्टा वाई हमें दे रखा है, उल्टे वाई में क्या करो, इस वाले कार्बन को, जो आगे वाला कार्बन है उस कार्बन को ऊपर कर दो, बस ऐसे बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसमें यहां पर हम लोग, बताइए। ये हमें इसका फिशर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे बनने से पहले हमें इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, इस वाली फॉर्म में इसको हम लेकर आए कि ये हॉरिजॉन्टल नजर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाले अबव नजर आने चाहिए, और वर्टिकल वाले बिलो नजर आने चाहिए। तो क्या करें, इस नंबर 1 कार्बन को ऐसे कर दो, इस तरह से कर दो, अभी बताया था मैंने। तो ये वाला नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, और जो राइट में आ रहे हैं वो राइट में लिख दो। 1 नंबर पे राइट में कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, और 1 नंबर से लेफ्ट में कौन आ रहा है, H आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद पीछे वाले कार्बन पे राइट में कौन आ रहा है, OH आ रहा है, यहाँ OH हो जाएगा, और पीछे वाले कार्बन पे यहाँ कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है। और 1 नंबर को जब ऊपर कर देंगे तो CHO बिलो दी प्लेन चला जाएगा, यहाँ CHO आएगा, और नीचे कौन हो जाएगा, H। बस ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ये फिशर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रुप अबव दी प्लेन है, वर्टिकल ग्रुप बिलो दी प्लेन है। बस इसकी इमेज यहां पर ले लो, तो ये हो जाएगा CHOH, यहां पर H, CH3, ये Cl और ये OH, ठीक है। ये हुआ, तो ये इसका फिशर बना। अब ये लास्ट वाला केस देखो, नंबर 3, इसमें मान लीजिए हमें यहां पर CHO दे रखा होता,
यहां पर H होता, यहां पर OH होता, यहां पर C2H5 दे रखा होता, यहां पर Cl होता, यहां पे D होता। सपोज हमें ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा होता, अब हमसे ये कहा जाता कि इसका आप फिशर बनाओ, तो ठीक से देखो यहां पर ये जो कंडीशन है ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्लिप्स संरूपण है या स्ट्रेगर्ड है, ग्रसित है या सांतरित है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट वाले कार्बन के ये वाला जो ग्रुप है ये पीछे वाले दोनों ग्रुप के बीच में आ रहा है, तो ये तो सांतरित ग्रुप है और सांतरित ग्रुप का कोई फिशर नहीं बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सांतरित रूप को ग्रसित रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रसित रूप का ही तो फिशर बनता है। तो क्या करें बताओ, इस केस में अब हम क्या करें, ये जो फ्रंट कार्बन है इस फ्रंट कार्बन को तो जैसा है वैसा रहने दो, CH होता ऐसे रहने दो, यहां पर H, यहां पर क्या दे रखा है, OH दे रखा है। अब क्या करें, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से या तो क्लॉकवाइज घुमा दो, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। देखो कोई भी ग्रसित रूप है, उस ग्रसित रूप को तुम्हें कोई भी अगर स्ट्रेगर्ड फॉर्म है, सांतरित रूप है, इस सांतरित रूप को अगर तुम्हें ग्रसित रूप में लाना है तो क्या करना होगा, अभी इसके और इसके बीच में थीटा कितना है, 60 है, ठीक है। इसके और इसके बीच में थीटा कितना है, फ्रंट कार्बन का ये ग्रुप है और बैक कार्बन का ये भी तो ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 180 है। तो या तो आप 60 डिग्री पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमा दो तो भी ग्रसित बनेगा, या 180 पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमा दो तो भी ग्रसित बनेगा, किसी भी एंगल से घुमा दो, या तो 60 या 180, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने माना कि मैं इस पीछे वाले ग्रुप जो है, पीछे वाले कौन कौन है, CH, C2H5 है, Cl है और D है, इन पूरे को मैं 180 पर घुमा दू, 180 पर, तो 180 पर ये यहां से घूम के कहां आ जाएगा, ऊपर, इसके पीछे आ जाएगा। तो यहां पे कौन आया, इसके पीछे कौन आया, C2H5 आया, ये वाला यहां चला गया तो ये D वाला OH के पीछे चला जाएगा, तो D वाला कहां आ गया, OH के पीछे आ गया, और ये Cl इस H के पीछे आ जाएगा, ये Cl इस H के पीछे आ गया। अब देखो ये बना ग्रसित रूप, तो यहां पर ये क्या बना, ये दोनों उल्टे वाई बने, दोनों उल्टे वाई का मतलब ये वाला फॉर्म बना। हम चाहते तो पीछे वाले को सेम रखते, आगे वाले को घुमा देते 180 पर, तो दोनों सीधे वाई बन जाते, ये वाली फॉर्म आ जाती। तो चाहे तो फ्रंट कार्बन को घुमाए या बैक कार्बन को घुमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने सांतरित को किसमें चेंज करा, एक्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये बना एक्लिप्स, और ये एक्लिप्स कौन सा वाला है, उल्टा वाई वाला है, तो उल्टा वाई का मतलब ये, तो इसमें हमने क्या करा था, फ्रंट कार्बन को हमने ऊपर रखा था, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, तो बस इसमें भी फ्रंट वाले को 1 मान लो और बैक वाले को 2 मान लो। क्या करें कि डायरेक्टली मैं इसका फीचर बना सकता हूं, क्या करें, फ्रंट वाले को ऊपर रख लो और बैक वाले को नीचे रख लो, बस। अब जो राइट में है उसको राइट में बना दो, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में बना दो। तो फ्रंट कार्बन का राइट में कौन आ रहा है, OH आ रहा है, लेफ्ट में कौन आ रहा है, H आ रहा है, बैक कार्बन में राइट में कौन आ रहा है, D आ रहा है, और बैक में इसमें Cl आ रहा है लेफ्ट में, और ऊपर कौन आ रहा है, यहाँ पे इसको ऊपर करा है तो यहाँ पर बनेगा CH_O और यहाँ पे कौन आ जाएगा, C2H5। तो ये इस वाले का फिशर हुआ, ठीक है। तो देखो हमें वेस्टेज दे रखा हो या न्यूमेन दे रखा हो, हमें उसको फिशर में बनाना आना चाहिए, और इस प्रकार से हम इसका फिशर बना सकते हैं, ठीक है। चलो ये पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मान लीजिए तुम्हें 2 अलग अलग यौगिक दे रखे हो, ठीक है। जैसे एक दे रखा है फिशर प्रोजेक्शन में, एक दे रखा है न्यूमेन में, और एक दे रखा है मान लीजिए सोहर्स में दे रखा हो, ऐसे अलग अलग फॉर्म में। अब आपसे कहा जाए बताइए उन यौगिकों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। संबंध में कुछ भी संबंध हो सकता है, कैसे, वो एनेंशियोमर हो सकते हैं, वो डाइस्टेरोमर भी हो सकते हैं, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रिलेशनशिप अमंग द कंपाउंड्स, ठीक है, मींस यौगिकों के बीच में रिलेशनशिप। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप
मतलब आपको कई सारे कंपाउंड दे रखे होंगे, 2 कंपाउंड दे रखे होंगे, 3 दे रखे होंगे, 4 दे रखे होंगे, और आपसे वही पूछा जाएगा जैसा भी मैंने कहा था कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। अब तुम्हें बताना है कि रिलेशन क्या है, वो आइडेंटिकल हैं या वो प्रतिबिंब समावेवी हैं या वो विवृम समावेवी है, ये सब तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कोई भी 2 यौगिक प्रतिबिंब समावेवी कब हो सकते हैं या 2 यौगिक विवृम समावेवी कब हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। नंबर 1 प्रतिबिंब समावेवी मतलब एनेंटियोमर। तो कोई भी 2 यौगिक एनेंटियोमर कब होंगे, तो 2 यौगिक एनेंटियोमर हो सकते हैं यदि उनमें पीओएस अथवा सीओएस दोनों अनुपस्थित हो। पीओएस तथा सीओएस दोनों अनुपस्थित होने चाहिए। क्यों? अगर देखो एनेंटियोमर क्या होते हैं, एनेंटियोमर क्या होते हैं, 2 प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं, प्रकाश सक्रिय होने चाहिए, और प्रकाश सक्रिय वो होते हैं जिसमें पीओएस तथा सीओएस दोनों के दोनों अनुपस्थित हो। आई बात समझ में? तो कंडीशन है 2 यौगिक एनेंटियोमर हो सकते हैं यदि उनमें पीओएस तथा सीओएस दोनों अनुपस्थित हो तथा वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, है ना, या फिर उनके आरएस विन्यास एकदम विपरीत हो। तो याद रखो पीओएस सीओएस नहीं होना चाहिए और वे दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, या फिर उनका आरएस विन्यास एकदम विपरीत होना चाहिए, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब होंगे तो आरएस विन्यास तो एकदम विपरीत होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर होता है विवृम समावेवी मतलब डाइस्टीरियो आइसोमर्स। तो क्या होगा, 2 यौगिक डाइस्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं यदि वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो, ठीक है, ना हो, या फिर उनका आरएस विन्यास भिन्न हो, आरएस विन्यास भिन्न हो, लेकिन एकदम विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर एकदम विपरीत हो गया तो फिर वो एनेंटियोमर भी हो सकते हैं, तो वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो याद रखो एक विन्यास एकदम विपरीत नहीं होना चाहिए, बस भिन्न भिन्न अगर हो जाए। तो जो 2 यौगिक एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे तो डेफिनेटली उनके विन्यास भी अलग अलग ही होंगे। देखेंगे हम लोग, अभी एग्जांपल्स में बात करेंगे, पहले हम देख लें कि इनमें फर्क क्या है। नंबर 3 आता है एक समान मतलब आइडेंटिकल। तो 2 यौगिक आइडेंटिकल कब हो, तो पहला 2 यौगिक एक समान हो सकते हैं जब उनका आरएस विन्यास एक समान आ रहा हो। मतलब अगर 2 यौगिक हैं, दिखने में हमको लग रहा है कि अलग अलग हैं, लेकिन उनका आरएस विन्यास एक समान आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो आइडेंटिकल होंगे। तो 2 यौगिक एक समान हो सकते हैं जब उनका आरएस विन्यास एक समान हो, या फिर उनमें पीओएस अथवा सीओएस उपस्थित हो, या तो पीओएस हो या सीओएस हो या दोनों हो, और वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। आई बात समझ में? तो अगर पीओएस या सीओएस उपस्थित हैं और वो दर्पण प्रतिबिंब हैं तो एक समान होंगे, और पीओएस और सीओएस दोनों अनुपस्थित हैं और फिर वो दर्पण प्रतिबिंब हो तो फिर वो क्या होंगे, एनेंटियोमर होंगे। तो याद रखो, फिर से कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, 2 यौगिक अगर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो 2 ही आंसर होंगे, या तो एनेंटियोमर या आइडेंटिकल। अब एनेंटियोमर कब होंगे, जब उनमें पीओएस अथवा सीओएस अनुपस्थित होगा, तो फिर वो मिरर इमेज एनेंटियोमर होंगे। लेकिन अगर पीओएस अथवा सीओएस में से कोई एक भी आ गया या दोनों आ गए तो फिर वो दर्पण प्रतिबिंब आइडेंटिकल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये सिमेट्री पर भी डिपेंड करेगा, याद रखना। और अगर मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज ही नहीं है, तो फिर तो एक ही आंसर, वो क्या, डाइस्टीरियो आइसोमर्स। देखो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में यहां पर अब इसको सोल्व कर सकता हूं। कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें ए बी, ए सी और बी सी को कंपेयर करना है। तो देखो यहां पर ये वाला और ये वाला हमें मिरर इमेज निकालना है। तो जब किन्हीं को हम मिरर इमेज कंपेयर कर रहे हैं तो याद रखो हमने मिरर कहां माना, इन दोनों के बीच में हमने मिरर यहां पे माना। तो देखो ये जो मिरर है वो वर्टिकल है, वर्टिकल है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन के यहाँ के ग्रुप और यहाँ के ग्रुप समान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो एफ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी आई है, तो वर्टिकल ग्रुप तो समान है। अब हॉरिजॉन्टल देखो, तो इसमें राइट में बी आर आ रहा है, इसमें लेफ्ट में बी आर आ रहा है बी आर, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। आई बात समझ में?
अच्छा ये एक इनका अगर मैं आरएस विन्यास निकालूं तो आप देखेंगे आरएस विन्यास क्या आएगा बताइए। यहां पर नंबर 1 आई, नंबर 2 बी आर, नंबर 3 क्लोरीन और नंबर 4 फ्लोरीन। फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पर है तो 1 से 2 और 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये होगा एस विन्यास, और अगर ये एस विन्यास है तो आप निकालेंगे तो ये आर विन्यास होगा, पक्का ये आर विन्यास होगा। तो देखो एक अकेला किरेल कार्बन है, मैंने तुमसे कहा है किसी में अगर एक अकेला किरेल कार्बन हो तो उसमें कभी भी पीओएस और सीओएस नहीं हो सकता। तो ये प्रकाश सक्रिय यौगिक है, और ये प्रकाश सक्रिय है तो ये वाला इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, दोनों दर्पण प्रतिबिंब है। इसका मतलब ए और बी तो यहां पर क्या हो जाएंगे, एनेंटियोमर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इसका बी विन्यास निकालू, विन्यास इसका क्या आएगा, आई को नंबर 1 दिया, बी आर को 2 दिया, सी एल को 3 दिया, एफ को 4 दिया। फोर्थ वाला वर्टिकल पर है तो 1 से 2 और 2 से 3 क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है तो मतलब ये हो गया यहाँ पे वर्टिकल पर है, ये भी क्या होगा, आर होगा। देखो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये एस है, ये आर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और ये भी आर है और स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, पक्का। तो यहां पर अब हम बोलेंगे इस केस में कि ये वाला एस, ये वाला आर, तो ए और बी तो क्या हो गया, एनेंटियोमर। अब हमें कंपेयर करना है ए और सी में, तो ए वाला एस और सी वाला आर विपरीत है तो ये भी क्या हो जाएगा, एनेंटियोमर, ठीक है। और बी और सी की बात करें तो बी बी आर और सी बी आर, अगर विन्यास एकदम समान है तो फिर वो आइडेंटिकल ही होंगे, तो ये हो जाएगा यहां पे आइडेंटिकल। आई बात समझ में। तो याद रखो पीवीएस सीवीएस अनुपस्थित है और मिरर इमेज है तो एनेंटियोमर, और अगर आरएस विन्यास एक समान आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है तो आइडेंटिकल, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, अब 2 वाले में देखो, पहले बताओ क्या इन मॉलिक्यूल में ये किरेल कार्बन और ये किरेल कार्बन, दोनों किरेल कार्बन समान है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इस वाले किरेल कार्बन के पास OH है, इसके पास भी OH है, इस किरेल कार्बन के पास H है तो H तो यहां पर भी है, लेकिन इसके पास CHO है और इसके पास CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप दोनों किरेल कार्बन में अलग अलग है। ऐसे यौगिकों में कभी भी सिमेट्री नहीं होगी, ना तो पीओएस होगा ना ही सीओएस होगा। तो ऐसे में देखते ही हमें पीओएस और सीओएस चेक करने की जरूरत नहीं है। याद रखो सबके सब यहाँ पर प्रकाश सक्रिय होंगे, सबके सब प्रकाश सक्रिय ही होंगे। अब देखो यहाँ पर इस केस में अगर मैं देखूं तो ये वाला प्रकाश सक्रिय, ये भी प्रकाश सक्रिय, दोनों आप देख रहे हैं। मैं अगर बीच में मिरर मान लूं तो क्या दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहां पर ए और बी क्या हो जाएगा, एनेंटियोमर हो जाएगा। और अगर आप इसका आरएस विन्यास निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका आरएस विन्यास इसके आरएस विन्यास से एकदम विपरीत आएगा, बनाकर देख लेना, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो ये वाला सी, देखो सी वाले में दोनों OH अपोजिट साइड है, पीओएस ट्राई करो, सीओएस ट्राई करो, नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये वाला इन दोनों, ये मिरर इमेज है, ये देखो यहां पर मैंने ये मिरर इमेज बना दिया, आ रहा मिरर इमेज, तो सी और डी भी यहां पर क्या होगा, एनेंटियोमर होगा, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं ए को सी से कंपेयर करें तो देखो बताओ क्या ए और सी क्या मिरर इमेज है, क्या नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों OH इसमें वर्टिकल लाइन के एक तरफ आ रहे हैं और यहां पर दोनों OH एक राइट में आ रहा है और एक लेफ्ट में आ रहा है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। तो ए और सी यहां पर क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से अब बी को डी से कंपेयर करो
तो देखो बी वाला डी का मिरर इमेज नहीं है, इसमें दोनों OH सेम साइड आ रहे हैं, इसमें दोनों OH अपोजिट आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई स्टीरियो आइसोमर्स। आई बात समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 एग्जांपल की हम बात करें, ये फर्स्ट हो गया, ये एग्जांपल नंबर सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में देखो मैं तुमको पहले भी कह चुका हूं कि इस यौगिक का नाम टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें ये सेकंड केरल, ये थर्ड केरल, दोनों OH एक तरफ हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पर इसमें तो POS आ रहा है, मतलब इसमें POS तो है, POS है तो ये प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, और ये अगर प्रकाश असक्रिय है तो ठीक से देखो यहां पर जो दूसरा वाला है वो इसका मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है तो याद रखो। अच्छा, ये वाला यौगिक मैंने तुमसे कहा भी था जिसमें किरेल कार्बन 2 या 2 से ज्यादा हो और POS या COS आ जाए तो वे यौगिक मीजो यौगिक होता है, बोला था मीजो। और अगर ये मीजो यौगिक है तो इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होगा, एक समान होगा। क्यों होगा एक समान? ये मीजो यौगिक क्या है? प्रकाश असक्रिय है, तो प्रकाश असक्रिय का मिरर इमेज भी प्रकाश असक्रिय होगा। तो बताइए दोनों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, संरचना भी समान, इनका ऑप्टिकल नेचर भी समान, ये भी इनएक्टिव है वो भी इनएक्टिव है। तो यहां पर अगर इसको मैं A मानूं, इसको B माने, ये वाला C और ये वाला D, तो बताइए यहां पर लिख रहा हूं मैं इनके आंसर, तो बताइए A और B में क्या आंसर होगा? क्या लिखेंगे? आइडेंटिकल, एक समान। ठीक है। अच्छा, C को D से कंपेयर करो। अब देखो C वाले में दोनों OH अपोजिट हैं, तो ये यहां पर क्या होगा? इसमें कोई POS और COS नहीं होगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज भी आ रहे हैं। तो देखो ये दोनों भी मिरर इमेज, ये दोनों भी मिरर इमेज, लेकिन ये वाले क्या हैं? अब C को मैं लिख रहा हूं D से कंपेयर, तो ये होंगे एनेंटियोमर। फिर से समझो, बहुत अच्छे से समझो, ये दोनों मिरर इमेज लेकिन एक समान, ये दोनों मिरर इमेज लेकिन एनेंटियोमर। तो कब एनेंटियोमर और कब एक समान? तो अगर सिमेट्री आ रही है, चूंकि इसमें POS आ रहा है इसलिए ये दोनों एक समान, और चूंकि इसमें POS और COS नहीं है, दोनों अनुपस्थित है, इसलिए ये और इसका मिरर इमेज एनेंटियोमर। ठीक है। तो यहां पर देखो इसका मैं कहूं कुल समायुओं की संख्या, इसमें कुल समायुओं की संख्या 4, जबकि इसमें कुल समायुओं की संख्या 3 है, बस सिर्फ 3 है। क्यों? इन दोनों को तो हम एक ही मानेंगे, ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए और ये दोनों एक समान, तो कुल समायुओं की संख्या 1 2 3। ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्या, ठीक है। अब यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं, इसको A को C से कंपेयर करूं, तो देखो A वाला प्रकाश असक्रिय है, मीजो है, और C वाला प्रकाश सक्रिय है, तो एक असक्रिय है दूसरा सक्रिय है, तो डेफिनेटली दोनों मिरर इमेज तो नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे यहां पर डाइस्टीरियो आइसोमर। इसी प्रकार से और B को D से कंपेयर कर लो, तो B को कंपेयर करेंगे तो ये B वाला मीजो है और D वाला प्रकाश सक्रिय है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डाइस्टीरियो आइसोमर होगा। तो इस प्रकार से तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसके क्वेश्चन हम लोग अभी और करेंगे। ठीक है, तो याद रखो कभी भी ऐसे कंपाउंड दे रखे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उन यौगिकों के बीच में क्या संबंध है। चलो ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमने यहां पर लिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम और डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमें इसमें बताना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में यहां पर ठीक से समझना क्या दे रखा है इस केस में, यहां पर ये CHO है, ये CH2OH। ठीक है, ये किरेल कार्बन है, चाहे तो हम इन दोनों को अच्छा इसमें कितने किरेल कार्बन? 1 किरेल कार्बन। देखो इन दोनों को सोल्व करने का तरीका, ये किरेल कार्बन है तो ये भी किरेल कार्बन है, दोनों में 1-1 किरेल कार्बन है। ठीक है, अब अगर हम इसको RS विन्यास से सोल्व करें तो भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम मिरर इमेज से चेक करें तो ज्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। तो देखो मिरर इमेज कैसे बनाए समझना, इसकी वर्टिकल लाइन पर CHO है और यहां CH2OH है, तो इसमें भी क्या करें हम लोग,
क्या करें, इस वाले को हम चेंज करें। किस प्रकार से चेंज करें बताओ। इसमें अगर यहां CHO है तो ये CHO यहां पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें CH2 यहां नीचे है तो इसमें भी ये CH2 नीचे होना चाहिए। तो बताइए कैसे क्या करें। मतलब इसमें हम 2 बार चेंज करें, हम इसमें 2 बार चेंज करें और इस प्रकार से चेंज करें कि यहां ऊपर CHO आना चाहिए और नीचे CH2OH आना चाहिए 2 बार चेंज करने पर। तो कैसे करें, सबसे पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज करें एक बार। तो देखो क्या होगा, ऊपर आएगा CH डबल बॉन्ड O और यहां पर होगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, या यहां पर, ठीक है। और यहां पे कौन होगा, यहां OH होगा और यहां पर H रहेगा। बोलो, ठीक है। ये तो एक बार इंटरचेंज हुआ, अब एक बार और इंटरचेंज करें। अब कैसे करें बताओ। तो ये CH2OH यहां नीचे आना चाहिए और H यहां चले जाना चाहिए। तो एक बार चलो हम इसी में चेंज कर लेते हैं। ये CH2OH को हमने लिखा यहां पर CH2OH और यहां पे लिखा H। इसका मतलब मैंने इस वाले को इसमें कन्वर्ट करा 2 बार चेंज करके। तो ये पक्का है कि जो ये होगा वही यौगिक ये वाला होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इसको इससे कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं CHO CH2OH CHO CH2OH वर्टिकल लाइन पे दोनों हैं। तो ठीक से देखो, इसका OH राइट में है, इसका OH लेफ्ट में है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। प्रकाश सक्रिय भी है और दर्पण प्रतिबिंब भी है। इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा एनेंशियोमर, मतलब प्रतिबिंब समावैवी, ठीक है। चलो ठीक। अब उसके बाद नंबर 5 की बात करें। नंबर 5 कैसे सोल्व करेंगे बताओ। तो देखो, इसको मुझे इससे कंपेयर करना है। तो पहले तो यहां पर देखो, इसमें कितने किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन है, ठीक है। 2 किरेल कार्बन है, बताइए POS एंड COS होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इस कार्बन से एक CH डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और इससे CH3 जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसमें POS और COS तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों को मुझे मिरर इमेज से चेक करना है। मिरर इमेज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं इस वाले रूप में लेकर आऊं। क्या ये वाला रूप, क्या जो वर्टिकल ग्रुप है, वर्टिकल लाइन पर जो ग्रुप है, ऊपर CHO है और नीचे CH3, इसमें भी यही होना चाहिए। मतलब ये CHO यहां पे होना चाहिए और ये CH3 यहां पे होना चाहिए। बताइए कैसे चेंज करें इसको। तो देखो, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं। ये मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या करेंगे बताओ। यहां पर इसको तो एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंज ना करें, इसमें चेंज करें। पहले क्या करें, इस CH3 को यहां लेकर आए। पहले 2 बार देखो, इससे हमें ये बनाना है, इस प्रकार से बनाना है कि यहां पर CHO आ जाए और यहां पर CH3 आ जाए, लेकिन इस प्रकार से आए कि परिवर्तन के बाद यौगिक ना बदले, सेम रहे। इसका मतलब इस किरेल कार्बन पर भी 2 बार परिवर्तन होना चाहिए और इस किरेल कार्बन पर भी 2 बार परिवर्तन होना चाहिए। तो बताओ क्या करें। तुम्हें याद होगा, मैंने तुमको पहले बताया था कि ये CH3 पे 2 बार इंटरचेंज करने से बढ़िया है कि इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। मतलब इस कार्बन का नीचे वाला जो ग्रुप है उसको फिक्स रहने दो, ठीक है। ऊपर वाले को क्लॉकवाइज घुमा दो। तो ये CH3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा CH3 यहां लिखा, तो ये Cl यहां पर होगा और H यहां पर होगा। घुमाने का मतलब 2 बार इंटरचेंज करना ही है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 2 बार मतलब रोटेशन का मतलब, घुमाने का मतलब 2 बार परिवर्तन करना ही होता है, ठीक है। चलो ठीक। तो ये हो गया यहां CH3। अब इसमें देखो, इस CHO को हम नीचे लेकर आए, OH को यहां ले जाएं और H को यहां पर ले आए। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड O यहां पर आया, OH इधर आ जाएगा और H यहां चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 पर ऐसे घुमा दो, इसी प्लेन में ऐसे कैसे घुमा दो, इससे भी मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। तो घुमाने से क्या होगा, ये CHO डबल बॉन्ड यहां पर होगा, यहां CH3 होगा, लेफ्ट में नीचे OH है तो ये राइट में ऊपर OH होगा, इधर लेफ्ट में ऊपर H है तो ये राइट में नीचे आ जाएगा, इधर राइट का H लेफ्ट में ऊपर चला जाएगा
और राइट का ऊपर का Cl लेफ्ट में नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, इस प्रकार से करा कि इसका विन्यास अपरिवर्तित रहे। बस अब देखो, अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो क्या लग रहा है तुम्हें, सोच के जवाब दो, क्या लग रहा है? इधर OH और Cl दोनों एक तरफ है और यहां पर OH और Cl दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो अब इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाई स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से ही निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, नंबर 6 देखो। अब नंबर 6 कैसे करेंगे इसको समझना। यहां पे एक यौगिक ए ये दे रखा है, एक यौगिक बी ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि इसमें रिलेशन क्या है। देखो, किन्हीं भी दो यौगिकों के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है। एनेंशियोमर हो सकता है, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो डाइस्टेरियोमर भी हो सकते हैं, वो चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, पोजीशन भी हो सकते हैं, मध्यावयी भी हो सकते हैं, क्रियात्मक समूह भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कर रहे तो बस हमारे माइंड में आंसर ये हो कि बस नहीं ये तो या तो एनेंशियोमर होंगे या डाइस्टेरियोमर होंगे ना, कुछ भी हो सकता है रिलेशन। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पर ए वाले में तुम्हें लग रहा है यहां डबल बॉन्ड दे रखा है, इसमें यहां डबल बॉन्ड दे रखा है। चलो ठीक है, मैं अगर इसका विन्यास निकालूं तो देखो डबल बॉन्ड के अबाउट इस कार्बन का ये H नीचे है और इसके अबाउट ये H ऊपर है, मतलब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि इसका विन्यास क्या होगा? ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, मान लिया। ठीक है, यहां पे आओ, इसमें डबल बॉन्ड के अबाउट देखो ये H नीचे है, ये H नीचे, दोनों H एक तरफ है। तो ये कौन सा विन्यास हुआ? ये सिस विन्यास हुआ। तो आप कहें कि ये सिस है, ये ट्रांस है, तो दोनों में कौन सी समायता होगी? ज्यामितीय समायता होगी। गलत, ये ज्यामिति नहीं है। यहां क्रियात्मक समूह देखो, इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? इसमें क्रियात्मक समूह है COO और O से इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये एस्टर है, ये एस्टर है। यहां पे देखो COO, ये भी, और इस O से भी इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है? एस्टर है। दोनों में एस्टर है, इसको देखो। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या परिवर्तन होगा बताओ? इसमें क्या हुआ? ये वाला पार्ट इसमें हमने, मतलब ये बेंजीन इसमें O से जुड़ा हुआ था, हमने इस बेंजीन को उस तरफ ले गए, मतलब ये पूरा पार्ट जो डबल बॉन्ड वाला बेंजीन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है, इसको हमने यहां से हटा दिया और इसमें इधर कार्बन से जोड़ दिया। और जो क्लोरोफिनाइल था जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा था, वो इधर से हटाकर हमने इधर ऑक्सीजन से इधर जोड़ दिया। तो अब बताइए कौन सी समायता हुई? तो तुम्हें याद होगा मध्यावयता में मैंने बोला था कि द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, एस्टर क्या होता है? द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होता है कि दोनों तरफ के एल्किल समूह अगर भिन्न भिन्न है तो वो मध्यावयवी होंगे। तो देखो इस क्रियात्मक समूह के इधर के ग्रुप और इधर का ग्रुप, इनमें इंटरचेंज हो गया, तो ये दोनों मध्यावयवी होंगे, ना कि ज्योमेट्रिकल। तो इसका सही आंसर होगा मेटामेरिज्म, मतलब मध्यावयता। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये है कि एक आंसर मेटामेरिज्म भी आ रहा है और एक आंसर ज्योमेट्रिकल भी आ रहा है। समझो, अगर संरचनात्मक भी हो और त्रिविम भी हो, दोनों एक साथ आ रहे हो, तो प्राथमिकता हम हमेशा संरचनात्मक को देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिविम समावयता के लिए हमने बोला था त्रिविम समावयवी होते क्या है? जिनका अणुसूत्र समान हो और जिनका संरचनात्मक सूत्र भी समान हो। तो संरचनात्मक सूत्र समान होगा तभी वो त्रिविम होंगे। त्रिविम का मतलब या तो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल, लेकिन संरचना ही अलग अलग है, तो फिर आंसर संरचना में से ही आएगा, या तो चेन या पोजीशन या फंक्शनल या मेटामेरिज्म। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, चलो ये हुआ कंप्लीट। 6 के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 हमें क्या दे रखा है? साइक्लोहेक्सेन है, इस तरह से लिखा हुआ है, 1 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल। नाम क्या हुआ? 1,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें ये भी किरेल कार्बन, ये भी किरेल कार्बन, दोनों ये CH3 अबाउ, ये CH3 भी अबाउ है, दोनों अबाउ है। तो इसमें तो यहां पर POS होगा। ठीक है, इसमें हमने बोला POS तो है,
इट मीन्स ये कंपाउंड में 2 किरेल कार्बन है और ये सिमेट्री भी आ रही है। इसका मतलब ये तो मीजो यौगिक हुआ, ये तो मीजो यौगिक हुआ। अब इसमें देखो, इसमें एक CH3 अबाव दे रखा है, एक CH3 बिलो दे रखा है, तो ये तो ट्रांस हुआ। ठीक है, तो ये वाला सिस है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये इसकी सिस फॉर्म है, ये इसकी सिस फॉर्म है और ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, तो सिस और ट्रांस, ये A नंबर यौगिक, ये B और ये C। तो बताओ A और B में कौन सी समाव्यता होगी? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो ये हमने लिखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस डायस्टेरोमर भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल भी होगा प्लस साथ में डायस्टेरोमर भी होगा। अब अगर दोनों लिखे हुए हैं, GI भी दे रखा है, डायस्टेरोमर भी दे रखा है और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, तो दोनों को टिक करेंगे, याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब A को C से कंपेयर करें तो यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा, इसको यहां पर एक काम करो, यहां CH3 लिखो और यहां पर H करो। ठीक है, अब देखो ये सिस था तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांस हो रहा है। ठीक है, ये सिस तो ये भी ट्रांस, ये हमने यहां पे लिखा ट्रांस। ठीक है, तो फिर से बताओ, सिस और ट्रांस में कौन सी समाव्यता? वही ज्योमेट्रिकल प्लस डायस्टेरोमर। तो यहां पर हमने लिखा ज्योमेट्रिकल प्लस। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। डायस्टेरोमर। ठीक है, अब देखो B को C से कंपेयर करो, ये B है और ये C है, तो देखो ये ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। और ठीक से देखो, ये दोनों एक दूसरे के, यहां पर मैंने मिरर मान लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो यहां पर ये CH3 नीचे है तो दर्पण प्रतिबिंब में ये वाला CH3 नीचे आ रहा है, ये वाला अबाव है तो ये वाला भी अबाव आ रहा है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में इसमें ना तो पीवेस होगा ना ही सीवेस होगा, मतलब ये प्रकाश सक्रिय है और प्रकाश सक्रिय का दर्पण प्रतिबिंब एनेंशियोमर होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा एनेंशियोमर, याद रखो। ठीक है, चलिए अब 8th वाले की बात करें। अब 8th वाले में हमें कुछ यौगिक ऐसे दे रखा है, ये ऐसा यौगिक है जिसमें ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है और ये भी किरेल कार्बन है, सभी में 3-3 किरेल कार्बन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, समझना कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखो, एक इसको सोल्व करने से पहले एक चीज तुम्हें और बताना चाहूंगा। देखो, मान लीजिए तुम्हें कोई मॉलिक्यूल ऐसे दे रखा है, ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पर तुम्हें एक अबाव में CH3 दे रखा है, यहां पर बिलो में OH दे रखा है और यहां पर एक C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तुमसे कहा जाए इसका मिरर इमेज बनाइए, दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, दर्पण प्रतिबिंब बनाए, तो पहले बताओ दर्पण कहां रखें, मिरर को कहां रखें। अगर मैं मिरर को यहां पे रखूंगा, इधर रखूंगा, तो बताइए क्या होगा, कैसे इसका इमेज बनेगा, समझना। ये मैंने यहां पे इसको ऐसे रखा, ये मिरर यहां रखा, तो क्या होगा, ये वाला जो अबाव है वो यहां पर भी अबाव ही रहेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O प्लेन में है क्योंकि ये कार्बन sp2 है, तो यहां पर भी C डबल बॉन्ड O प्लेन में होगा। लेकिन ये वाला देखो, ये OH इस तरफ बिलो दी प्लेन है, तो इसका OH भी इस तरफ बिलो दी प्लेन होगा। तो देखो इस तरह से ये एक दूसरे के मिरर इमेज हुए। ठीक है, अच्छा, अब तुमसे ये कहा जाए कि मिरर को यहां पर, यहां मिरर को रखो, ये लो, ऐसे भी मिरर यहां पर भी तो ले सकता हूं मैं, ये मैंने मिरर ले लिया, मॉलिक्यूल के नीचे ले लिया। मिरर तो कहीं पर भी हो सकता है, सामने हो जाए, साइड में हो जाए, उसके मॉलिक्यूल के नीचे रखो या ऊपर रखो, कहीं पर भी रख सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे रखा तो थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, क्या इसका इमेज बनेगा? बोलो। इमेज हमेशा विपरीत होती है, याद रखना, इमेज हमेशा विपरीत होती है। तो इसका इमेज बनेगा C डबल बॉन्ड O ऊपर, ये वाला कार्बन इसमें ये वाला होगा, यहां पर बिलो है तो ये OH बिलो रहेगा, और ये CH3 अबव है तो ये CH3 अबव रहेगा। देखो ये साइड मिरर है, ये साइड में रखा हुआ है तो हमने नाम दे दिया साइड मिरर। तो साइड मिरर में क्या होगा? साइड अपोजिट हो जाएंगी, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में आ जाएंगे, लेकिन जो अबव है वो अबव रहेगा और जो बिलो है वो बिलो रहेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा? जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल में अगर मिरर हमने नीचे रखा तो नीचे में क्या होगा? बिलो वाला बिलो रहेगा, प्लेन वाला प्लेन में रहेगा, अबव वाला अबव रहेगा। लेकिन जो CH3 ऊपर था वो CH3 अब नीचे, जो CH3 यहां पर था, सॉरी यहां पे OH ना होकर यहां पे कौन होगा? CH3 होगा। तो जो CH3 यहां पर अबव में ऊपर था वो CH3 नीचे आकर अबव रहा। ये प्लेन में था, यहाँ प्लेन में। OH राइट में है, बिलो है तो इधर भी राइट में बिलो ही रहेगा, याद रखो। ठीक है, ये हुआ। अच्छा जी, और देखो सपोज मिरर को हम इसके ऊपर रखें, इसके ऊपर रख दिया मिरर, सोचिए तो क्या होगा? ऊपर रखने में क्या होगा? अब मैं इसका बना रहा हूं यहां पर इमेज। तो अगर मिरर मैंने मॉलिक्यूल के ऊपर रखा तो इमेज में जो अबव है वो उसी जगह पर बिलो हो जाएगा, ऐसे बिलो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड वो जो प्लेन में है वो इसमें भी प्लेन में रहेगा, और जो बिलो था वो सभी वो क्या हो जाएगा? अबव हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइड मिरर, इसको बोलते हैं बॉटम मिरर, और अगर ऊपर रखा है मॉलिक्यूल के ऊपर तो उसको बोलते हैं फेस मिरर। ये नाम हम दे सकते हैं, ऐसे नाम जनरली तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने बता दिया कि मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मिरर रखा हुआ है तो उसको हम फेस मिरर बोलेंगे। तो फेस मिरर में क्या होगा? जितने भी अबव वाले हैं सबके सब बिलो हो जाएंगे, और जितने भी बिलो वाले हैं सबके सब अबव हो जाएंगे, और प्लेन वाले प्लेन में रहेंगे। ठीक है। तो कभी भी तुम्हें दो यौगिक दिए जाएं और आपको दर्पण प्रतिबिंब चेक करना है तो पहले ये देखो कि उसमें दर्पण हम कौन सा लें, साइड मिरर लें, फेस मिरर लें या बॉटम मिरर लें, क्या लें, ये देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो समझना, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान, ये दे रखा है, ये दे रखा है। सबसे पहले पीओएस एंड सीओएस चेक करो, तो इन मॉलिक्यूल में कहीं पर भी पीओएस और सीओएस किसी में भी नहीं है। ठीक है, पक्का। अच्छा जी, अच्छा एक चीज और चेक करेंगे, यहां पर एक चीज और चेक कर लेना, कभी भी एनेंटियोमर या डायस्ट्रोमर निकालना है तो जो प्रतिस्थापी वगैरह हैं उनकी स्थिति भी चेक कर लो। अगर स्थिति ही बदल जाए तो आंसर स्थिति ही हो जाएगा। जैसे मैं इसको नंबर 1 देता हूं, ये मैंने CHO को नंबर 1 दिया, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, यहां पर ये 1 2 3 4 5, ये 1, यहां पर CHO होगा, ये लिखा CH डबल बॉन्ड O, तो ये नंबर 1, ये 2 3 4 एंड 5। देखो 1 नंबर पर CHO यहां भी है, यहां पर भी है, वहां पर भी है। 2 नंबर पर OH है, 2 पर OH है, 2 पर OH है, 3 पर OH, 3 पर OH, 3 पर OH, 4 पे Cl, 4 पे Cl, 4 पे Cl, और 5 पर Me, मतलब सभी यौगिक की पोजीशन, इनकी संरचनाएं बिल्कुल समान है। अब हम त्रिविम पर आए तो देखो, यहां पर देखो, ये वाला Cl अबव था, यहां Cl अबव था, यहां Cl को देखो, यहां Cl बिलो है। इसका मतलब अबव का बिलो हो गया, मतलब कौन सा मिरर लेके चले, साइड मिरर ले या फेस मिरर ले। तो देखो अबव का बिलो किस में होता है? फेस मिरर में होता है। तो हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहां पर हमने मिरर मान लिया। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? सभी के सभी बिलो वाले अबव होने चाहिए और सभी के सभी अबव वाले बिलो होने चाहिए। अगर है तो दर्पण प्रतिबिंब है, और अगर नहीं है तो वो विवरण समावेवी हो जाएंगे। तो ये वाला Cl अबव था, ये Cl बिलो हो गया, लेकिन ये OH यहां पर अबव है, ये OH भी अबव,
ये OH यहां अबाउ, ये OH यहां पर अबाउ। इसका मतलब ये हुआ कि इस अबाउ का ये बिलो हो गया, लेकिन इन दोनों अबाउ का यहां बिलो नहीं हो रहा है। मतलब ये दोनों एग्जैक्टली दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, और दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो फिर क्या होंगे, विवृम समावयवी होंगे। ठीक है, तो ए और बी का आंसर क्या हो जाएगा, डायस्टीरियो आइसोमर, विवृम समावयवी। अच्छा, ए को सी से कंपेयर करो तो देखो ये ए है, वो सी है, कैसे कंपेयर करें, Cl अबाउ है, Cl अबाउ है, ये तो सेम आ रहा है। और आगे चलो, यहां OH अबाउ है, यहां OH बिलो, ये तो मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज का मतलब बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। अगर एक जैसे होते, ये भी अबाउ, ये भी अबाउ, ये भी अबाउ, ये भी अबाउ होता, ये भी अबाउ है, वो भी अबाउ होता, तो आइडेंटिकल हो जाते, एक समान होते। लेकिन यहां पर ये अबाउ का यहां पर अबाउ सेम है, लेकिन इस अबाउ का यहां पर ये बिलो है, तो ये भी क्या होंगे, विवृम समावयवी होंगे, मतलब डायस्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है, चलो ये हुआ। अब बी को सी से कंपेयर करो तो देखो, ये बिलो तो ये अबाउ, ये OH अबाउ तो ये OH बिलो, और ये OH अबाउ तो ये OH बिलो। इसका मतलब ये परफेक्टली एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, और चूंकि प्रकाश सक्रिय है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर, मीन्स प्रतिबिंब समावयवी होगा। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला। इसमें ये वाला यौगिक ए, ये वाला बी और ये वाला सी, तीनों को कंपेयर करना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, कैसे करें। अब देखो, यहां पर ये तो हमें दे रखा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में दे रखा है, ये हमें सोहर्ट्ज में दे रखा है, और ये हमें फिशर में दे रखा है। तो तीनों को कंपेयर करने के लिए तीनों को एक फॉर्मेट में लाना जरूरी है, एक ही रूप में लाना जरूरी है, और सबसे आसान रूप होता है फिशर। ये तो फिशर में दे ही रखा है, ये भी फिशर में होना चाहिए और ये भी फिशर में होना चाहिए, और दोनों के, ये तो फिशर में है ही सी, बस इन दोनों को फिशर में लाना है। लेकिन इन दोनों को फिशर में इस प्रकार से लाएं कि वर्टिकल लाइन पर ऊपर COOH होना चाहिए और नीचे CH3 होना चाहिए। तो देखो, इसका अगर मैं फिशर बनाऊं तो भाई अब ये फिशर तो तुम्हें बनाना आना चाहिए। न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं, अब बार बार तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां पर ये कौन सी फॉर्म है, याद है, ये उल्टा Y और पीछे सीधा Y, ये स्ट्रैगर्ड फॉर्म है। इसको पहले घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम फिशर बनाएंगे। तो जब आप इसको फिशर बनाओगे तो आप देखोगे इसका फिशर बनेगा। मैं डायरेक्टली यहां पर बना रहा हूं, पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। CH3 को घुमाकर ऊपर लेकर आओ तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा, और H को हम यहाँ पर लाएंगे तो OH के नीचे यहाँ पर H होगा और H के यहाँ पर OH होगा। तो इसका फिशर ये बनेगा। ठीक, चलो अब इसका फिशर बनाना है। इसका फिशर कैसे बनाएंगे समझना, ये लिखा, ये भी सीधा Y, ये भी सीधा Y, ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो यहां पर ये CH3 को हम ऊपर रखेंगे, COOH को नीचे रखेंगे, ये रखा नीचे। अच्छा, और यहाँ पर ये CH3 ऊपर है तो ये OH इधर, H यहाँ पे, और इसमें H इधर होगा, OH यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन फिशर बना तो लिया लेकिन आप देख रहे हो इसमें COOH ऊपर था और यहाँ पर CH3 नीचे था, इसमें तो उल्टा हो रहा है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो क्या करें, अपरिवर्तित रखते हुए इस पूरे मॉलिक्यूल को हम 180 पर ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा देंगे तो COOH ऊपर आएगा, CH3 नीचे चला जाएगा, लेफ्ट वाले राइट में आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, तो ये वाला OH इधर और ये वाला H, अब इसको हमने घुमाया तो ये इधर आया एंड ये H इधर होगा और इधर कौन होगा, OH। तो इस वाले का ओरल फिशर ये हमें मिला। ठीक है और एक ये तो दे ही रखा है। अब कंपेयर करना है इसमें A B में, A C में और B C में। बताओ कैसे कंपेयर करें। देखो ये वाला तो ये था, ठीक से देखो, POS और COS नहीं है, मतलब प्रकाश सक्रिय तो है,
तो आप देख रहे हो इस वाले का OH राइट में है और इस वाले का OH लेफ्ट में है, इस वाले का OH लेफ्ट में है और इसका OH राइट में है। मतलब ये परफेक्टली एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। और प्रकाश सक्रिय है तो प्रकाश सक्रिय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, एनेंशियोमर होगा। तो ए बी का आंसर हो जाएगा एनेंशियोमर, मतलब प्रतिबिंब समावयवी। अब ए को सी से कंपेयर करें, ये वाला ए है तो सी तो ये था, मैं लिख देता हूं यहां पर ए ये है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है। तो ए को सी से कंपेयर करा तो देख रहे हो ये OH राइट में, ये लेफ्ट में, जबकि ये दोनों तो सेम साइड में है। इसका मतलब ए और सी यहां पर हो जाएगा डाइस्टीरियो आइसोमर, ठीक है। और इसके बाद अब बी को सी से कंपेयर करना है तो देखो बी वाले में दोनों OH अपोजिट है तो ये दोनों सेम साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियो आइसोमर। एक चीज और समझना, बी और सी डाइस्टीरियो आइसोमर है, विवृम समावयवी है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल नहीं है। यहां पर तुमने देखा होगा, यहां मैंने लिखा था ए और सी डाइस्टीरियोमर भी है और ज्योमेट्रिकल भी है, क्योंकि ये चक्रीय यौगिक है और चक्रीय यौगिक तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिंग का ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित रहता है, लेकिन ये जो यौगिक हैं ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक हैं और सिंगल बॉन्ड में तो मुक्त घूर्णन होता है, प्रतिबंधित घूर्णन नहीं होता है। यही बात समझ में। तो चूंकि मुक्त घूर्णन है तो ये प्रकाशीय शो कर सकते हैं, ज्यामितीय शो नहीं करेंगे, याद रखो, ठीक है। चलो क्या ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और है समझना, ये तो चलो हम सोल्व कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं चेंज कर रहा हूं। देखो जैसे तुम्हें ये वाला मॉलिक्यूल है, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, एग्जांपल नंबर 8 को देखो, इसको मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर OH को यहां से हटाया, यहां लगा दिया, Cl को यहां पर लिख दिया। कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, आपसे पूछा बताइए दोनों में क्या संबंध है। तो ये एग्जांपल नंबर 9 था। अब इसके बाद इसको मैं देता हूं एग्जांपल नंबर 10, उसको भी आप लिखेंगे, नोट करेंगे। अब तुम्हें बताना है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो गलती हमसे क्या होती है, जहां पर भी हमने देखा अबाव अबाव, ये बिलो बिलो, बस जहां अबाव बिलो नजर आया हमारे माइंड में आंसर क्या आ जाएगा, या तो एनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर, या बस इसके आगे हम सोच ही नहीं सकते। अरे भाई स्थिति भी चेक करो, नंबर 1 के रेस्पेक्ट में 2 नंबर पे क्लोरीन है और यहां पर इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4, यहाँ 4 पे क्लोरीन है, तो क्या लिखा जाएगा इसमें 2 क्लोरो, और यहां क्या लिखेंगे 4 क्लोरो। इसी प्रकार से OH के लिए क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, और यहां लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। वही जो प्रतिस्थापी हैं उन प्रतिस्थापियों की स्थिति ही अलग है। तो जब स्थिति अलग है मतलब संरचना अलग है, और संरचना अलग है तो वो कभी भी त्रिविम समावेवी नहीं हो सकते, ना तो ज्योमेट्रिकल होगा ना कभी ऑप्टिकल होगा। तो ऐसे केसेस में इसका आंसर हो जाएगा क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। पोजीशन का मतलब संरचनात्मक, ठीक है। ऐसे 1-2 एग्जांपल हम और भी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे तुम्हें याद होगा ज्योमेट्रिकल में 10th के बाद 11th नंबर, ऐसे एग्जाम्पल तुमको मैंने ज्योमेट्रिकल में भी बताए थे। ये हमें यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, यहां दे रखा है डबल और यहां दे रखा है ऐसा। आपसे कहा जाए बताइए दोनों में क्या संबंध है, तो ठीक से देखो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में कौन सी समावेकता होती है बता सकते हो। तो सिस और ट्रांस है तो ये क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड डायस्टीरियोमर भी होंगे, विवृम समावयवी भी होंगे, क्योंकि इसका दर्पण प्रतिबिंब ये नहीं होगा, ये सिस है तो ये ट्रांस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल एंड डायस्टीरियोमर। और इसी प्रकार से अगर ये यौगिक दे दिया जाए, देखो यहां डबल बॉन्ड दिया और एक तुम्हें यहां पर ये डबल बॉन्ड ऐसे दिया जाए, देखो ये बिल्कुल समान, ये है एक समान है। अब चेंज मैंने क्या करा, चेंज मैंने ये करा, यहां पर एक CH3 लगा दिया
और यहां पर एक CH3 ऐसे लगा दिया। अब बताओ दोनों में क्या संबंध है? अब तुम्हें ये पता होना चाहिए। देखो अब ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस ये ट्रांस, ज्योमेट्रिकल तो है, लेकिन जो प्रतिस्थापी है उन प्रतिस्थापियों की स्थिति भी चेक करो। अगर स्थिति समान है तो ज्योमेट्रिकल मानेंगे। तो पोजीशन चेक कर रहे हैं, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड से। ये 1 ये 2 ये 3, नाम क्या हो जाएगा? 3 मैथिल, और ये हो जाएगा साइक्लो, 10 कार्बन का रिंग है, साइक्लोडेक, ENE डेकिन, 3 मैथिल साइक्लोडेकिन। इसका नंबरिंग करो तो इसमें नंबरिंग यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, इसका नाम होगा 1 मैथिल के बाद साइक्लो, साइक्लो के बाद क्या लिखेंगे? डेक, ENE, 1 मैथिल साइक्लोडेकिन। तो देखो फर्क कहां पर आ रहा है? फर्क ये मैथिल था, यहां पर भी मैथिल है, यहां मैथिल की पोजीशन 3 है, यहां मैथिल की पोजीशन 1 है, तो पोजीशन हो गया ये। तो याद रखो इसमें अब GI की बात नहीं करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो याद रखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कंपैरिजन का। कोई भी दो यौगिक है उनमें क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। चलो ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद कैपिटल D एंड कैपिटल L नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, DL नोमेनक्लेचर। आपको याद होगा इसी टॉपिक में हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी RS नोमेनक्लेचर की, जिसमें हमने प्रत्येक यौगिक में जो अलग अलग किरेल कार्बन होते हैं उन सभी का हमने RS नामकरण किया था। अब नेक्स्ट यहां पर है DL नोमेनक्लेचर। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखिए जब कोई यौगिक गोल्डन रूल के अनुसार फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा हुआ हो, अब यहां पर देखो इसमें आ रहा है गोल्डन रूल, और ये गोल्डन रूल अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, क्या होता है ये सब अभी हम यहां पर ही बात करेंगे। तो पहले एक बार हम इसका डेफिनेशन देखें, उसके बाद गोल्डन रूल को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम D और L की जो नेमिंग होती है वो कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। तो जब कोई यौगिक गोल्डन रूल के अनुसार फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा हो तथा किरेल कार्बन पर उपस्थित OH समूह वर्टिकल लाइन के दाईं तरफ हो तो यह D विन्यास होता है, और यदि OH समूह वर्टिकल लाइन के बाईं तरफ हो तो L विन्यास होता है। ठीक है, चलो ये तो हुआ एक सिंपल सा कि अगर हाइड्रोक्सी समूह राइट हैंड साइड में हो तो उसको D नोमेनक्लेचर कहेंगे, और अगर लेफ्ट में हो तो फिर L बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सब समझने से पहले हम पहले बात कर लें गोल्डन रूल होता क्या है। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो देखो इस नियम के अनुसार किसी संरचनात्मक सूत्र से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय अधिकतम कार्बन परमाणु वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है फिर से देखो, इस नियम के अनुसार किसी संरचनात्मक सूत्र से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय अधिकतम कार्बन परमाणु वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए तथा मुख्य क्रियात्मक समूह ऊपर की तरफ होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब देखो कैसे समझेंगे इसको। देखो यहां पर जैसे मुझे ये यौगिक दे लगा CH3 CHOH एंड COOH, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? लैक्टिक एसिड। अब मुझे अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला है? ये इस केस में देखो ये वाला जो कार्बन है ये एक किरेल कार्बन है। कैसे किरेल कार्बन है? इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक है और एक तरफ CH3 है, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो ये कार्बन एक किरेल कार्बन होगा। ठीक है,
और एक अकेला किरेल कार्बन है, तो ये जो यौगिक होगा वो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमने लिखा है इस सूत्र को क्या कहेंगे? संरचनात्मक सूत्र। ये इसकी संरचना को शो कर रहा है। अब इस संरचनात्मक सूत्र से अगर हम फिशर बनाएं तो बताइए फिशर कैसे बनाएंगे, समझना। ये मैंने लिखा, यहां पर एक अकेला किरेल कार्बन है तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये बना दी। और ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ये वाला है। अब इससे 4 ग्रुप लिखने हैं, बताओ 4 ग्रुप कैसे लिखे? तो ये मैंने लिखा यहां पर सबसे ऊपर लिखा COOH, इधर लिखा H, ये लिखा OH और ये लिखा यहां पे कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा, CH3। ये मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये इसका हुआ। तो यहां पर इसका अगर मैं विन्यास देखूं तो इसका विन्यास क्या आ रहा है? RS विन्यास की बात कर रहा हूं मैं। तो OH को नंबर 1 दिया, COOH का नंबर 2, ये नंबर 4, ये नंबर 3। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये होगा S विन्यास। तो इस यौगिक का ये हमने एक फिशर बनाया। क्या इसका सिर्फ यही एक फिशर होगा? नहीं, फिशर तो और भी और पॉसिबल है। बताया था मैंने तुमको कि पर्टिकुलर किसी एक विन्यास के टोटल 12 फिशर पॉसिबल हैं, तो मैं इससे तो और भी फिशर बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? इसी से मुझे सेम यही इसी यौगिक का दूसरा फिशर बनाना है। तो क्या करो भाई, डबल चेंज कर दो, 2 बार चेंज कर दो। तो 2 बार की चेंज कैसे करें? या तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज करो और फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो, हो गए 2 बार चेंज। या फिर इन दोनों को चेंज करो और फिर इसको इससे चेंज कर दो, या फिर इन दोनों को चेंज करो और इन दोनों को चेंज करो, या फिर इसको इससे चेंज करो और इसको इससे चेंज करो। हर एक बार हम 2-2 चेंज कर रहे हैं तो जो भी बनेगा वो सब एक समान होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो एक करके भी देख लेते हैं। चलो मैंने इसको इससे चेंज किया, COOH यहां पर आया, OH यहां पर आ गया। अच्छा अब ये तो एक बार इंटरचेंज हुआ। अब इस H को CH3 से चेंज करो तो CH3 यहां पर आ जाएगा, H यहां पर चला जाएगा। अब देखो डबल चेंज करके हमने ये बनाया तो ये दोनों एक समान फिशर हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर इसका S विन्यास है तो इसका भी S विन्यास ही होगा, चाहो तो निकाल कर देख लो, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर इस संरचना के ऐसे और भी फिशर हो सकते हैं। लेकिन बात आती है गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल के अनुसार इसका फिशर फिर तो एक ही होगा, सारे नहीं होंगे। फिर गोल्डन रूल क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार किसी संरचनात्मक सूत्र से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय अधिकतम कार्बन, ये याद रखो, अधिकतम कार्बन परमाणु वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अधिकतम कार्बन वर्टिकल पर होने चाहिए। ठीक है, तथा मुख्य क्रियात्मक समूह ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब देखो तो अगर मैं गोल्डन रूल की बात करूं तो बताइए गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली ये फिशर होगा कि ये वाला फिशर होगा? सोच के बताओ। गोल्डन रूल के अनुसार ये वाला फिशर होगा, ना कि ये वाला। क्यों? देखो इसमें ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अधिकतम कार्बन तो इसमें हॉरिजॉन्टल पर आ रहे हैं भाई। जबकि गोल्डन रूल ये कहता है कि अधिकतम कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए और मुख्य क्रियात्मक समूह ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है? एक तो हाइड्रोक्सी समूह है, अल्कोहल है, और एक कार्बोक्सिलिक है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन? कार्बोक्सिलिक है। तो और कार्बोक्सिलिक में कार्बन भी है, तो इसका मतलब COOH तो फिर यहां टॉप पर होना चाहिए। तो गोल्डन रूल के अनुसार इस संरचनात्मक सूत्र का जो फिशर बनेगा वो ये बनेगा, ना कि ये। ठीक है, चलो ठीक। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझना। तो देखो इसमें मैंने इसका ये बनाया। अच्छा ये प्रकाश सक्रिय यौगिक है, तो प्रकाश सक्रिय यौगिक का प्रकाशीय समावेवी कौन होता है? उसी का दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो बताइए क्या बनेगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब यहां पर OH राइट में था तो ये OH लेफ्ट में, यहां पर H राइट में, एंड COOH, और ये क्या होगा? CH3 होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आओ, अब क्या लिखा हुआ है? अब इसको
जब कोई यौगिक गोल्डन रूल के अनुसार फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा हो, तो यही वाला यौगिक गोल्डन रूल के अनुसार फिशर फॉर्मूला में लिखा हुआ है। फिशर में गोल्डन रूल के अनुसार होना चाहिए, डी और एल निकालना है तो गोल्डन रूल के अनुसार होना चाहिए। और अगर आरएस निकालना हो तो आरएस तो वो किसी भी फॉर्म में हो, आरएस में तो वो किसी भी कैसा भी फिशर हो, फिर तो आरएस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डी एल निकालना है तो गोल्डन रूल के अनुसार ही लिखा होना चाहिए। तो आगे क्या बोला हुआ है, जब कोई यौगिक गोल्डन रूल के अनुसार फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा हो तथा किरेल कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह, किरेल कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह वर्टिकल लाइन के अगर दाईं तरफ हो तो यह डी विन्यास होता है, और अगर बाईं दिशा में हो तो एल विन्यास। देखो ये वाला कार्बन किरेल कार्बन, इस किरेल कार्बन का OH किधर है, इस वर्टिकल लाइन के राइट में है, राइट में है तो ये डी विन्यास होगा। तो इसका नाम हो जाएगा डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, अच्छा इस वाले में देखो ये भी गोल्डन रूल के अनुसार लिखा हुआ है। भाई जब ये गोल्डन रूल के अनुसार था तो ये हमने इसका मिरर इमेज ही तो बनाया था, तो ठीक है ये भी गोल्डन रूल के अनुसार ही है। अब इसमें देखो OH समूह किधर है, इसके वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस तरह से याद रखो। चलिए अब देखो इसी में ये था रूल नंबर फर्स्ट, अब आ रहा है रूल नंबर 2। क्या है, यदि एक से अधिक OH समूह, यदि एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह यौगिक में उपस्थित हो तो अंतिम हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, अंतिम हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर विन्यास का निर्धारण करते हैं। ठीक है, देखो ये यौगिक यहां पर दे रखा है। ठीक है, इस यौगिक में किरेल कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होना चाहिए, देखो यहां पर एक हाइड्रोक्सी ये भी है, एक हाइड्रोक्सी ये भी है और एक हाइड्रोक्सी ये भी है, टोटल 3 हाइड्रोक्सी समूह है। क्या ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है क्या, नहीं है। ये वाला कार्बन किरेल है, ये वाला कार्बन भी किरेल है, तो ये यहां पर 2 कायरल कार्बन हैं। अब देखो इस यौगिक का मुख्य क्रियात्मक समूह कौन, एल्डिहाइड। क्या ये गोल्डन रूल के अनुसार लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है। यहां पर भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, अधिकतम कार्बन वर्टिकल लाइन पर है। ठीक है, अब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप इस किरेल कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो निर्धारण किस हाइड्रोक्सी से करेंगे, इससे या इससे। तो देखो मुख्य क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अंतिम हाइड्रोक्सी कार्बन है, मतलब अधिकतम दूरी का किरेल कार्बन है। सबसे नीचे वाला जो किरेल कार्बन होगा उस पर जो OH होगा निर्धारण उसी से ही करेंगे। तो देखो इसका ये OH किधर है, राइट में है, तो इसका ये हो जाएगा D, ये D विन्यास होगा। आई बात समझ में। इस वाले में आओ, अब इस वाले में CHO में के रेस्पेक्ट में ये कार्बन किरेल है, ये कार्बन भी किरेल है और ये कार्बन किरेल नहीं है, तो इससे डिसाइड नहीं करेंगे, इस वाले से करेंगे। क्या बोला था, मुख्य क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में जो अंतिम किरेल कार्बन होगा, सबसे दूरी पर जो किरेल कार्बन होगा उस पर जो OH है उसके आधार पर करेंगे। तो यहां पर ये हुआ, इसके आधार पर करेंगे। ये भी वर्टिकल किधर आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो ये भी डी विन्यास होगा। ठीक है, चलो इस पर आओ। तो आप देख रहे हो कि ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसमें ये किरेल कार्बन, ये भी किरेल कार्बन, बताइए किस हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर विन्यास का निर्धारण करेंगे। रूल को पढ़ो, यदि एक से अधिक OH समूह यौगिक में उपस्थित हो तो अंतिम हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर विन्यास का निर्धारण करते हैं। तो अंतिम का मतलब बिल्कुल आखिरी वाला, इस OH के आधार पर निर्धारण करेंगे। और ये वर्टिकल के लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, एल विन्यास। ठीक है, अब देखो इनके नाम की बात करें, याद रखना ये वाला जो यौगिक होता है इसका नाम होता है डी एरिथ्रोज। याद रखो आज के बाद ये नाम याद होना चाहिए, डी एरिथ्रोज। अच्छा बताओ ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक क्या दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं क्या, नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है।
नहीं है तो दोनों क्या हुए, विवरिम समावेवी हुए, डायस्टेरियोमर हुए। और डायस्टेरियोमर अगर हैं तो ये यौगिक का नाम अलग हो जाएगा। ये डी एरिथ्रोज है तो ये डी थ्रियोज बोलते हैं इसको। याद रखो, दोनों हाइड्रोक्सी सेम साइड में तो एरिथ्रोज, दोनों हाइड्रोक्सी अपोजिट है तो थ्रियोज। और ये इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज में, मिरर इमेज का मतलब प्रतिबिंब समावेवी, प्रतिबिंब समावेवी का नाम समान होगा, बस डी का क्या हो जाएगा, एल। तो ये डी थ्रियोज है तो ये एल थ्रियोज हो जाएगा, याद रखो। अच्छा, तुमसे कहा जाए डी एरिथ्रोज है तो एल एरिथ्रोज कौन होगा, ये डी एरिथ्रोज है तो एल एरिथ्रोज कौन होगा, इसी का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये डी थ्रियोज, ये एल थ्रियोज। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं तो मैं याद होगा, एक हमने पहले पढ़ा था स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, और आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की। याद रखना, स्मॉल डी और स्मॉल एल का कैपिटल डी और कैपिटल एल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। स्मॉल डी शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और स्मॉल एल शो करता है लीवो रोटेटरी को, जबकि डी और एल तो एक विन्यास है। कोई भी अगर डी विन्यास का यौगिक है तो ये डी विन्यास का यौगिक डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लीवो भी हो सकता है। कहने का मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो उस यौगिक की प्रकाशीय नेचर को शो करता है कि लाइट के तल को वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉक घुमा रहा है, लेकिन डी और एल सिर्फ विन्यास को शो करता है। किसी यौगिक के आगे डी लिखा है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, ये नहीं बता सकते। हाँ, ये पक्का है कि अगर ये वाला यौगिक डेक्स्ट्रो है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, डी के बाद ब्रैकेट में स्मॉल डी लगा दूंगा। मतलब मान लीजिए ये यौगिक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, तो डी के बाद मैं क्या लगा दूंगा, स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी क्या शो करेगा कि ये डेक्स्ट्रो है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो फिर ये क्या होगा, ये लीवो होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल एल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डी और एल अलग होता है और स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग होता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और कैपिटल डी की जगह कैपिटल डी ही लिखेंगे, स्मॉल डी मत लिख देना, और स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी ही लिखा जाएगा, कैपिटल डी नहीं लिखा जाएगा। दोनों का अलग अलग मतलब होता है, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए, ये हुआ यहां पे। तो ठीक है, ये डी एरिथ्रोज, ये डी थ्रियोज और ये एल थ्रियोज। ठीक है, चलो ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हाँ, एक चीज मैं और कह रहा था, चलो मैं अब इसको हटा देता हूं। मैंने दो टाइप के नोमेनक्लेचर की बात करी थी, एक बोला था आरएस नोमेनक्लेचर और एक बोला था डीएल नोमेनक्लेचर। डीएल नोमेनक्लेचर, जो डी होता है, जो एल होता है, ये पूरे मॉलिक्यूल को शो करता है, पूरे मॉलिक्यूल को, चाहे उसमें कितने भी किरेल कार्बन हो, 1 किरेल हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी हो, पूरे मॉलिक्यूल के विन्यास को शो करता है डी। लेकिन अगर आरएस की बात करें, जैसे मुझसे कहा जाए कि इसका आरएस निकालो, तो आरएस पूरे मॉलिक्यूल का नहीं, किरेल कार्बन का निकलता है, तो इसमें ये भी किरेल कार्बन, ये भी किरेल कार्बन। ठीक है, तो देखो ये वाले किरेल कार्बन का विन्यास क्या होता है, निकालो इसका, तो इसका विन्यास होता है आर और इसका भी विन्यास होता है आर। तो मुझसे कहा जाए इस यौगिक का आरएस विन्यास लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 2R, 3R। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसमें ये 2 और 3 नंबर का, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, तो ये हो जाएगा 2R, 3R। इसका विन्यास कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर इसका तुम्हें पता है तो ये तो और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इस वाले किरेल, देखो इसकी संरचना और इनकी संरचना है तो समान है, खाली विन्यास ही तो अलग अलग है। इसका OH राइट में था तो ये R था, अब इसका OH लेफ्ट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, S। अच्छा, ये वाला OH राइट में है, ये वाला OH भी राइट में है, तो ये अगर R है तो ये भी R होगा, तो इसका विन्यास क्या होगा, ये हो जाएगा 2S एंड 3R। चलो ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में आरएस विन्यास एकदम विपरीत हो जाता है। क्या लिखेंगे, 2R, 3S, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर कह रहा हूं, डी और एल,
जो होता है डी और एल जो होता है ये पूरे मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करता है, लेकिन आर एस अलग अलग किरेल कार्बन के विन्यास को शो करता है। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की बात करें, देखो क्या है, यदि यौगिक में एमिनो NH2 समूह उपस्थित हो तो NH2 समूह के आधार पर विन्यास का निर्धारण करते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सी के अलावा या तो OH समूह हो ही ना, NH2 हो, तो NH2 के आधार पर विन्यास का निर्धारण करेंगे, और अगर OH भी है और NH2 भी है, दोनों हैं, तो फिर NH2 के आधार पर विन्यास का निर्धारण करते हैं। जैसे देखो ये हमें दे रखा है यहां पर COOH H NH2 और यहां लिखा है CH3। ठीक है, अब देखो इसमें पहले तो देखो क्या ये गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है क्या? हाँ भाई, COOH ऊपर ही ऊपर है और वर्टिकल पर कार्बन है, बस इधर H इधर NH2 कहां पर है? राइट में है, तो NH2 से हम इसको डिसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी विन्यास। इसी प्रकार से अगर मैं इसी का मिरर इमेज ले लूं तो बताइए उसका विन्यास क्या हो जाएगा? तो ये अब NH2 लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा L विन्यास। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो D और L नोमेनक्लेचर है ये जनरली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके नामकरण में काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, जैसे ये यौगिक एमिनो एसिड होता है, इसका नाम होता है एलानिन, तो नाम क्या हो जाएगा? डी एलानिन, वो हो जाएगा एल एलानिन। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी होते हैं, एमिनो एसिड्स वगैरह, ये सब तुम बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, वहां पर आएगा ये सब नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब चलो इसके कुछ मैं एग्जांपल्स तुम्हें यहाँ पर सोल्व करने के लिए देता हूं। जरा बताइए कैसे आप लिखेंगे कि कौन सा यौगिक डी है और कौन सा एल है। देखो जैसे तुम्हें इसी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये इसी का एग्जांपल नंबर 3 तुम्हें दे रखा है। यहां पे देखो COOH, यहां लिखा है NH2H HOH एंड CH2OH। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। बताइए अब ये डी है या एल है? तो पहले तो देखो क्या सारे के अधिकतम कार्बन वर्टिकल लाइन पर हैं क्या? यस, वर्टिकल लाइन पर है। ठीक है, और इसमें ये किरेल कार्बन से OH जुड़ा है और इस किरेल कार्बन से NH2 जुड़ा है, तो अब किससे विन्यास डिसाइड करेंगे? OH से नहीं, NH2 से करेंगे। NH2 कहां पर है? लेफ्ट में है, तो NH2 अगर लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा L विन्यास। ठीक है, इसी प्रकार से अब जैसे ऐसा तुमको यौगिक दे दिया जाए, देखो तुम्हें दे रखा है CH डबल बॉन्ड O एंड CH2OH, यहां दे रखा है H और यहां लिखा हुआ है OH। अब आपसे पूछा जाए बताइए ये D विन्यास है या L विन्यास है? तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, फिशर तो है, लेकिन क्या ये गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है क्या? तो साफ साफ हम देख रहे हैं कि यहां पर इस केस में ये कार्बन वाला समूह तो साइड में है, लेकिन कार्बन वाले समूह कहां पर आने चाहिए? वर्टिकल लाइन पर आने चाहिए, और मुख्य ऋणात्मक समूह ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये CHO ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि ये गोल्डन रूल को फॉलो करें? तो बताइए कैसे क्या करें, बोलो। चेंज करें, इसका ऐसा फीचर बनाए जो गोल्डन रूल को फॉलो करे, लेकिन इस प्रकार से कि यौगिक चेंज नहीं होना चाहिए। तो यौगिक चेंज ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डबल चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे डबल चेंज करें बताओ? सबसे पहले किसको किससे चेंज करें? इसको मैं पहले इससे एक बार चेंज कर दूं। ठीक है, ये एक बार मैंने चेंज करा, यहां पे लिखा मैंने CH डबल बॉन्ड O, यहां लिखा CH2OH, एक बार चेंज करा, ये H अपनी जगह, ये OH अपनी जगह, ये तो एक बार चेंज हुआ। अब एक बार और चेंज करो। अब बताओ किसको किससे करें, कौन कहां पर होना चाहिए? ये वाला समूह ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है और ये समूह ऐसा है जिसमें कार्बन है, तो भी कार्बन वाला तो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। तो इसको इससे चेंज करेंगे, क्या बनेगा नेक्स्ट?
नेक्स्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड O, देन H एंड CH2, सॉरी यहां पे अब कौन आ जाएगा, यहां पर आएगा OH और यहां पर आ जाएगा CH2OH, बना विन्यास, ठीक है। तो ठीक है, अब ये अगर ऐसे बना है तो आप देख रहे हो कि ये अब गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है और ये वाला OH राइट में है, तो ये क्या विन्यास हो जाएगा, ये D विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार से हम D और L का नामकरण करेंगे। चलो ठीक है, इसके बाद एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके, बड़े अच्छे एग्जांपल से वो वाले देखो। नेक्स्ट तुम्हें दे रखा है कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल, देखना CH या यहां पे लिखा हो OH एंड यहां पे लिखा हो CH डबल बॉन्ड O एंड H एंड देन OH H H OH, ठीक है, और यहां लिखा हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, कैसे, ये लिखा CH2OH, यहां लिखा OH और यहां लिखा H। अब मुझे ये बताना है कि बताइए ये D विन्यास होगा या L विन्यास होगा, ये बताना है। तो क्या करें, पहले देखो क्या ये जो फिशर है ये गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन पर ऊपर OH है और CHO तो इधर आ रहा है, जबकि CHO में तो कार्बन है, ये तो टॉप पर होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर वर्टिकल पर नीचे सिर्फ H है, जबकि CH2OH तो राइट में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला समूह यहां पर आना चाहिए और CHO यहां पे आना चाहिए। तो अब कैसे क्या करें बताइए। तो आप ये देखें कि यहां पर इस कार्बन का नीचे वाला पार्ट एज इट इज रखो, बस इन तीनों को घुमा दो क्लॉकवाइज। घुमाने का मतलब बोला था मैंने डबल चेंज ही होता है। तो क्या करें, CHO को यहां लेकर आओ, CHO को यहां लाए तो ये वाला OH यहां पर आ जाएगा और ये H यहां पर चला जाएगा। देखो डबल चेंज ही हुआ है ये, ठीक है ना। बाकी इसको तो अपनी जगह फिक्स रखा, ये भी अपनी जगह फिक्स है और इस CH2 को यहां लाओ, ये यहां पर आया और ये जब यहां पर आएगा तो H यहां चला जाएगा और ये OH यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये परफेक्टली गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है, कोई फर्क नहीं, ठीक। अब बताइए किस वाले OH से डिसाइड करेंगे, कौन सा OH। OH तो यहां भी है, यहां पर भी है, यहां भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो देखो क्रियल कार्बन, ये भी क्रियल, ये भी क्रियल, ये भी क्रियल और ये भी क्रियल है। तो आखिरी क्रियल कौन सा, ये वाला, इससे डिसाइड करेंगे कहां पर है, राइट में है। तो ये होता है डी ग्लूकोज, याद रखना ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सारे हाइड्रोक्सी राइट में होंगे एक्सेप्ट ये वाला। नंबरिंग अगर मैं करूं तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, सारे हाइड्रोक्सी राइट में होते हैं, सिर्फ 3 नंबर को छोड़कर 3 वाला हाइड्रोक्सी लेफ्ट में होता है। ये याद रखना, ये डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इस पूरे का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं, पूरे का मिरर इमेज ले लूं तो फिर वो क्या हो जाएगा, एल ग्लूकोज, नाम वही रहेगा, मिरर इमेज में नाम वही रहता है, सिर्फ डी का क्या हो जाएगा, एल। अच्छा जी, ये तो ग्लूकोज का हुआ डी कॉन्फ़िगरेशन। आपसे कहा जाए बताइए इसका आरएस विन्यास बताइए। तो आरएस विन्यास किसका निकालेंगे, सेकेंड कार्बन का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो जब आप इसका आरएस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 नंबर का राइट वाला जो OH है ये R होगा, लेफ्ट वाले का S, 2R, 3S, 4R एंड 5R, ये ग्लूकोज का विन्यास होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर D और L विन्यास का निर्धारण करेंगे। चलिए, तो ये D और L विन्यास हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन थीटा की, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।